चलिए अगला टॉपिक लिखिए वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर, अभी हमने देखा था कि वोल्ट मीटर का क्या काम होता है, टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी एलिमेंट इन द सर्किट। अगर सर्किट में कोई एलिमेंट के अक्रॉस आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो आप वोल्ट मीटर का यूज करते हैं। कैसे करते हैं? अगर आपका ये सर्किट है, अगर आपका ये सर्किट है और इससे करस्पॉन्डिंग आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो आप क्या करेंगे, वोल्टमीटर लगाएंगे इसके पैरेलल में और आपका पोटेंशियल डिफरेंस आपको पता चल जाएगा, है कि नहीं। अब सवाल है कि जो हमारा गैल्वेनोमीटर था उसको हम कैसे वोल्टमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप इतना जानते हो कि जब भी आपको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना होगा, आप गैल्वेनोमीटर हो या वोल्टमीटर हो, आप उसको सीरीज में लगाएंगे, पैरेलल में लगाएंगे। वोल्टेज मेजर करना होगा तो पैरेलल लगाना पड़ेगा, क्योंकि पैरेलल जिस दो पॉइंट पर आपको मेजर करना है, आप दोनों पॉइंट में पैरेलल में लगा दीजिए, आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। अगर आप सीरीज में लगाने जाएंगे तो वो तो पोटेंशियल डिफरेंस कम कर देता है। करंट मेजर होगा सीरीज में तो करंट मेजर होता है ना, कि सीरीज में करंट हर एलिमेंट से सेम करंट फ्लो कर रहा होता है कि नहीं। तो जब आपको करंट मेजर करना था, आपने सीरीज में लगाया था गैल्वेनोमीटर को। अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है तो आपको गैल्वेनोमीटर को इसके पैरेलल में लगाना पड़ेगा। पहली बार लगाते हैं पैरेलल में। अब सपोज कीजिए कि ये आपका गैल्वेनोमीटर है, आपने इसको इसके पैरेलल में लगा दिया, आपको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है। अगर इसका रेजिस्टेंस कम हुआ, अगर आपके गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस इस रजिस्टर के रेजिस्टेंस से कम हुआ तो क्या करेगा, ये सारा करंट को अपनी ओर ड्रॉ कर लेगा। करंट ड्रॉ कर लेगा तो आपका जो मेन रजिस्टर है उससे करंट फ्लो करेगा ही नहीं जितना करना चाहिए था। समझ रहे हो? आपका काम क्या था कि सिर्फ इस दो पॉइंट को पकड़ो और इन दोनों पॉइंट पर पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर लो। बट अगर इसका रेजिस्टेंस कम हो गया, आपके गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कम हो गया, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के अलावा आप क्या करेगा, करंट ड्रॉ करने लगेगा और आपका रेजिस्टर है उससे करंट जो फ्लो करेगा काफी कम फ्लो करेगा। समझ रहे हो? तो ये चीज ना हो, इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक एक्सटर्नल रेजिस्टर यहां पर लगाते हैं। इसको थोड़ा सा और लेफ्ट हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हमारे पास स्पेस हो। सपोज कीजिए आपका गैल्वेनोमीटर है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है आपका स्मॉल आर जी। आपने क्या किया, एक यहां पर एक्सटर्नल रेजिस्टर लगाया जिसका रेजिस्टेंस काफी हाई है, काफी ज्यादा हाई रेजिस्टेंस का आपने यहां पर एक रेजिस्टर लगा दिया, सीरीज में लगाया है। इससे हुआ क्या कि इस रास्ते पर करंट जब आएगा तो उसको काफी ज्यादा रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा। तो करंट कौन सा रास्ता फ्लो करेगा, ये वाला रास्ता फ्लो करेगा। मेन प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि आपके गैल्वेनोमीटर से करंट फ्लो नहीं करना चाहिए, सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस मेजर होना चाहिए। तो बट दिक्कत क्या आ रही थी, इसका रेजिस्टेंस कम हो जा रहा था। तो हमने क्या किया कि एक्सटर्नल रेजिस्टर यहां पर लगाया आर, जिसका रेजिस्टेंस काफी ज्यादा हाई था, और हाई रेजिस्टेंस वाला पाथ होने के चलते अब जो करंट फ्लो करेगा वो आपके सर्किट से होकर के फ्लो करेगा। आया समझ में? अब सपोज कीजिए कि यहां से करंट आपका फ्लो कर रहा है आई जी, और यहां से करंट कितना फ्लो करेगा, I माइनस आई जी। तो अगर आप आई जी इंटू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर प्लस आर जी बराबर क्या, यहां का पोटेंशियल डिफरेंस, यहां का पोटेंशियल डिफरेंस क्या, वोल्टेज वी जो आपको मेजर करना है, यही तो आपको मेजर करना था। तो यहां से आपका क्या आया, आर प्लस आर जी इक्वल टू वी अपॉन आई जी। यहां से आर आ गया आपका v बाई आई जी माइनस आर जी। तो अगर आपको वोल्टमीटर बनाना है गैल्वेनोमीटर से तो आप क्या करेंगे, एक एक्सटर्नल रेजिस्टर लगाएंगे जिसका रेजिस्टेंस इतना होगा। आया समझ में? फिर से समझिए, ये आपको गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना था। वोल्टमीटर, अब पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टमीटर का काम क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना। पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए आप क्या करेंगे, वोल्टमीटर को पैरेलल में लगाएंगे। तो गैल्वेनोमीटर जिसको आपको वोल्टमीटर में बनाना है उसको आपने पैरेलल में लगा दिया। बट अगर गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस कम होती, अगर रेजिस्टेंस कम होगी तो करंट जो है गैल्वेनोमीटर से होकर के फ्लो करेगा और आपका जो सर्किट है उससे फ्लो
कम करेगा या नहीं करेगा। तो हमने क्या करना है, करंट को फ्लो करने से रोकना है, तो हमने एक्सटर्नल रेजिस्टर लगाया गैल्वेनोमीटर के सीरीज में, जिसका रेजिस्टेंस काफी ज्यादा था। काफी ज्यादा रेजिस्टेंस होने के चलते अब जो करंट आपका फ्लो करेगा सर्किट से होकर के ही फ्लो करेगा। और जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, उसकी वैल्यू होगी V/IG - RG। ठीक है, लिख लीजिए। चलो, तो 3 डिवाइसेस हमको पढ़ने थे। पहला गैल्वेनोमीटर हमने पढ़ लिया, दूसरा एमीटर हमने वो भी पढ़ लिया, और वोल्टमीटर अपनी जो हमने लास्ट पढ़ा है। अगला टॉपिक लिखिए, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ अ सर्कुलर लूप। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ अ करंट कैरिंग, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ अ करंट कैरिंग लूप। ठीक है, कौन बताएगा, अगर आप एक करंट कैरिंग लूप को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है। अगर आप एक करंट कैरिंग लूप को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है, उस पर टॉर्क लगता है। वो टॉर्क की वैल्यू क्या होती है, टाउ इक्वल टू NIA क्रॉस B NIAB साइन थीटा। टॉर्क कितना लगता था, टॉर्क लगता था NIAB साइन थीटा, जहां N क्या था, N था नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, इन द लूप। आपके लूप में कितने टर्न्स है आपको N बताता था। I बताता था कितना करंट फ्लो कर रहा है लूप से। A बताता था एरिया ऑफ द लूप। B था आपका मैग्नेटिक फील्ड, और थीटा जो था वो डायरेक्शन था A और B के बीच में। अगर लूप का करंट जो उससे फ्लो कर रहा है, उस करंट को आप उसके एरिया के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। आई रिपीट, अगर आपको करंट को, जो लूप से करंट फ्लो कर रहा है, उसको लूप के एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द सर्कुलर लूप, या फिर जो भी लूप है, M बराबर I × A। आया समझ, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ये क्या है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसका SI यूनिट क्या होगा, SI यूनिट ऑफ M एम्पियर मीटर स्क्वायर। और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, M0 A L2 T0। ठीक है, अगर आपके पास एक लूप है, ऐसा एक लूप है, और इस लूप से करंट आपका सपोज कीजिए फ्लो कर रहा है I, इस लूप का एरिया A है, तो आप करंट I को एरिया ऑफ द लूप से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट मिल जाएगा। अब मैग्नीट्यूड तो आप निकाल लेंगे I × A से, इसका डायरेक्शन कैसे हम लोग पता करेंगे, कौन सा पोल नॉर्थ पोल होगा, कौन सा पोल साउथ पोल होगा, हम लोग कैसे पता करेंगे। तो इसके लिए इसको लिख लिया, इसको लिखो जल्दी। इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का अगर आपको वैल्यू निकालना हो तो आप करंट को एरिया A से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वैल्यू निकल जाएगा। बट कौन सा पोल नॉर्थ पोल के जैसा काम करेगा, कौन सा पोल साउथ पोल के जैसा काम करेगा, ये आप कैसे पता करोगे। तो अगर आपका, इसके लिए एक रूल होता है, रूल क्या बोलता है कि अगर आपका करंट, अगर आपका ये लूप है, अगर ये आपका सर्कुलर लूप है, इससे करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ध्यान दीजिएगा, अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, N को आप ऐसे लिख सकते हो, N को ऐसे। तो जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो N का जो ये वाला हिस्सा होगा, ऊपर वाला जो हिस्सा होगा वो आपको नॉर्थ पोल बताएगा, और नीचे वाला जो हिस्सा होगा आपको साउथ पोल के जैसा काम करेगा। सर इसी में मुझे दिक्कत भी पता ही नहीं चलता है। अच्छा, ये पता नहीं चलता है, रुक जाइए, इसको और अच्छे से बना देते हैं ताकि अच्छे से एकदम समझ में आए। सपोज करो ये आपका लूप है, करंट आया, करंट चला गया। जब लूप से करंट फ्लो कर रहा होगा तो करंट के फ्लो की डायरेक्शन क्या होगी, आपके तरफ से, जिस तरफ से आप देख रहे हैं, करंट के फ्लो की डायरेक्शन क्या होगी, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज होगी। अब आप क्लॉकवाइज को, साउथ को, एस को देखो, एस को आप ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो,
और ये जो एस वाला एरो है, ऊपर वाला एरो, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है कि नहीं है? तो जब भी आप करंट लूप को देख रहे हो, करंट कैरिंग लूप को देख रहे हो और उसमें करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो इस इमेज को याद रखना बस। आपके जिस साइड से आप देख रहे हो वो वाला साइड हो जाएगा साउथ पोल, अपोजिट साइड एक्ट करेगा एज अ नॉर्थ पोल। अगर इसी में करंट जो है वो आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करेगा, अगर आपका करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो इस वाले फिगर को याद रखना। अगर आपका करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो आपको ये वाला फिगर याद रखना है। आपके साइड वाला जो फेस होगा नॉर्थ पोल की तरह एक्ट करेगा, अपोजिट साइड जो है साउथ पोल की तरह एक्ट करेगा। समझ में आया? तो ये था मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, जहां पर कोई करंट कैरिंग लूप है जिससे करंट आई फ्लो कर रहा है, उसका एरिया ए है। करंट आई को एरिया ए से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आपको पता चल जाएगा। कौन सा साइड नॉर्थ पोल की तरह एक्ट करेगा, कौन सा पोल साउथ पोल एक्ट करेगा, वो भी आपने देख लिया। अब लिखिए अगला टॉपिक। ये फिगर बना लिए, बनाइए, फिगर बना लीजिए। इसी में साइड में एक और लूप बना करके उसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिखा करके ऐसे मान लीजिए ये है आपका, इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, तो उसमें ये वाला फिगर बना लेना कि ये आपका साउथ पोल की तरह एक्ट करेगा और ये आपका नॉर्थ पोल। अगला टॉपिक लिखिए, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन एन एटम। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन एन एटम। अगर एटम में आपका, एटम में क्या इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं अपने ऑर्बिट्स में, तो उसके चलते जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा वो हम लोग कैसे निकालेंगे अभी देखेंगे। अब सपोज करो ये आपका एक एटम है जिसका आपका एटम का सेंटर है न्यूक्लियस, और इसके चारों तरफ जो आपका इलेक्ट्रॉन है, कुछ ज्यादा बड़ा एटम नहीं बन गया, कुछ छोटा बनाते हैं ताकि हमारे पास लिखने का स्पेस रहे। आपका एक इलेक्ट्रॉन है, ये आपका एटम का सेंटर हो गया, यहाँ पर न्यूक्लियस है, आपका एक इलेक्ट्रॉन है, यहां से लेकर के इसका रेडियस सपोज दैट r है, और ये इलेक्ट्रॉन v वेलोसिटी के साथ अपने ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा? अगर इलेक्ट्रॉन इस एटम के अंदर उल्टा होगा, करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में, तो करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? क्लॉकवाइज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। अब बताइएगा एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम क्लास 11th क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम एल से डिनोट करते हैं एंगुलर मोमेंटम को, ये होता है आर क्रॉस एम बी, आर क्रॉस एम बी। तो आर आपका यहां है, आर का डायरेक्शन हुआ आपका ये, वेलोसिटी का डायरेक्शन ये। जब आप आर क्रॉस एम बी करेंगे तो आर के डायरेक्शन में चारों उंगलियों को रखिए और बी के डायरेक्शन में मोड़िए, मोड़ा तो आपका एंगुलर मोमेंटम कहां आया? ऊपर की ओर आया, बाहर की ओर आया। तो यहां पर जो एटम, जो इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, और एल को हम क्या लिख सकते हैं? एम वी आर, क्योंकि दोनों आर और वी के बीच का एंगल क्या है? 90 डिग्री। तो आर एम वी साइन थीटा, साइन 90 बराबर हो जाएगा 1, तो आप एंगुलर मोमेंटम को एम वी आर लिख सकते हो। लिख दिया आपने, रोटेशनल मोशन में आपने पढ़ा था। ठीक है, अब देखो करंट जो इससे फ्लो कर रहा है आप उसको क्या लिख सकते हो? ई बाई टी लिख सकते हो। आई इक्वल टू क्या होता है? क्यू बाई टी। यहाँ पे क्यू मतलब क्या है कि चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन को हम स्मॉल ई से डिनोट करते हैं, तो हमने लिखा ई बाई टी। टी क्या है? टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन। टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन को आप क्या लिख सकते हैं? टी इक्वल टू 2 पाई आर बाई वी लिख सकते हैं। टी इक्वल टू 2 पाई आर बाई वी लिख सकते हैं। तो इस टी इक्वल टू 2 पाई आर बाई वी को आप यहां पर पुट कर दीजिए, तो आपका आई क्या आ जाएगा? ई इंटू वी बाई 2 पाई आर। अब आपने करंट की वैल्यू निकाल ली। अगर इस करंट के वैल्यू को इस लूप, ये भी क्या एक सर्कुलर लूप की तरह काम करेगा, अगर आप इसके एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आ जाएगा। तो ठीक है, इसको आई को
I इंटू ए होता है आपका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m होता है। अब इस I को आप इस लूप के इस इलेक्ट्रॉन जो जिस एरिया में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसके आप एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा आपका m बराबर EV अपॉन 2 पाई r इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई हो गया आपका कैंसिल, r से एक r गया आपका, तो आपका m बराबर आया EVR अपॉन 2। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का वैल्यू आया। अब हम क्या करते हैं, यहां पर इसको एंगुलर मोमेंटम के फॉर्म में लिखते हैं। क्यों लिखते हैं वो भी आपको पता चलेगा। हम क्या करते हैं, इसको VR को हम यहां से लिख सकते हैं, VR बराबर L/m लिख सकते हैं। VR को यहां पे हम लिख देते हैं स्मॉल m इक्वल टू EL/2m, ये बनेगा। और अगर आप डायरेक्शन के साथ लिखेंगे तो m जो हो जाएगा माइनस EL/2m, क्योंकि जो आपका मैग्नेटिक मोमेंट है वो एंगुलर मोमेंटम के अपोजिट डायरेक्शन में। आया समझ? तो पहले यहां तक लिखिए। अब समझिएगा जो मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू आया मैग्नीट्यूड का, अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की हम बात करें तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या आया, EL/2m आया। अगर इस m को आप L से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या बना, E/2m। यहां पर E क्या है, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, m क्या है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। चार्ज एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम अपॉन 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, पहले क्लास में बताया था 9.1 माइनस 31, 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो m बाई एल की जो वैल्यू आएगी वो आती है 8.8 इंटू 10 टू द पावर 10 कूलम्ब पर केजी, और इसी को हम लोग बोलते हैं जाइरोमैग्नेटिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, जाइरोमैग्नेटिक कांस्टेंट। कहां पर, अगर आप यहां वेक्टर में लिखेंगे तो आपको यहां माइनस के साथ लिखना पड़ेगा, समझ रहे, इसलिए हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो ये आपका रहा जाइरोमैग्नेटिक कांस्टेंट। लिखिए पहले यहां तक समझ में आया, जाइरोमैग्नेटिक कांस्टेंट तक समझ में आ गया। अब इसके बाद वापस आते हैं आपके इस फॉर्मूला पे। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या था, m इक्वल टू EL/2m। आपने बोर का क्वांटाइजेशन लॉ पढ़ा है केमिस्ट्री में, क्लास 11th बोर्स क्वांटाइजेशन लॉ, जिसमें बोलता है कि द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन एन स्टेशनरी ऑर्बिट इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई। क्या बोलता है बोर का क्वांटाइजेशन लॉ, कि जो आपका एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का होता है वो क्या होता है, NH/2 पाई। तो अगर हम NH/2 पाई को यहां पे लिख सकते हैं क्या, तो m इक्वल टू आपका आ गया EL/2m। यहां पर आप क्या करो, NH/2 पाई L की जगह आप लिख दो और नीचे में आपका 2m, तो m आया आपका ENH/4 पाई m। अगर इसका वैल्यू जो m मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का जो वैल्यू है ये मिनिमम कब होगा, इसका मिनिमम वैल्यू कब होगा, n का वैल्यू क्या हो सकता है, n एक इंटीजर है, n का वैल्यू 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 कुछ भी हो सकता है, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कौन सा ऑर्बिट चूज कर रहे हो। तो इसका वैल्यू मिनिमम कब होगा, जब हम पहला ऑर्बिट चूज करेंगे, n का वैल्यू 1 चूज करेंगे। तो फॉर मिनिमम m का वैल्यू अगर आप मिनिमम लेना चाहते हैं तो EH/4 पाई m होगा। अब इसमें E क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, H क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, M है मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। सारे वैल्यूज को पुट कीजिए तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इंटू 6.634 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 डिवाइडेड बाई 4 इंटू पाई, पाई का वैल्यू 3.14 और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। तो आपका जो मिनिमम वैल्यू आया मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का, जो मिनिमम वैल्यू यहां से आता है वो कितना आता है, 9.27 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। इसी वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, बोर मैग्नेटॉन। बोर्स मैग्नेटॉन इसी को बोला जाता है, बोर्स मैग्नेटॉन। पहले लिखिए पूछने, जो बोर्स मैग्नेटॉन आया, ये बोर्स मैग्नेटॉन है क्या, आपको ऑर्बिटल डाइपोल मोमेंट का आपका वैल्यू बता रहा है। इट इज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन द इनर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम। जो इलेक्ट्रॉन एटम के इनर मोस्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का वैल्यू आपको बोर्स मैग्नेटॉन बताता है।
आपके चलो अब देखो, जब एक सर्कुलर लूप था आपका, सबसे पहले आपने क्या किया, एक सर्कुलर लूप लिया, इस सर्कुलर लूप से आपने करंट आई फ्लो कराया और इस सर्कुलर लूप का एरिया ए था। जब सर्कुलर लूप से करंट फ्लो किया तो उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आपने क्या बोला कि ये होता है m इक्वल टू आई इंटू ए। बट अगर बार मैग्नेट होगा जिसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल आपको दिख रहे होंगे साफ साफ, ऐसा होता है बार मैग्नेट, आपने स्कूल में भी देखा होगा, राइट। अगर बार मैग्नेट होगा नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो यहां पर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आप कैसे निकालेंगे? यहां पर जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होती है, मान लीजिए नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच का जो दूरी है वो है आपका 2L, ठीक है ना। तो यहां पर जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा वो होगा QM इंटू 2L। यहां पर QM क्या है? पोल स्ट्रेंथ। ये क्या है आपका? पोल स्ट्रेंथ। और 2L क्या है? लेंथ ऑफ द बार मैग्नेट, या फिर नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच का जो गैप है वो। आया समझ? ये भी M क्या है आपका? वही सेम चीज है, वेक्टर क्वांटिटी है। और जो डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का वो आपका साउथ पोल से लेकर के नॉर्थ पोल होगा। इसका डायरेक्शन क्या होगा? साउथ टू नॉर्थ। QM क्यों? ये पोल, जैसे आप इलेक्ट्रिक में, इलेक्ट्रिक डाइपोल जब आप हम लोग पढ़े थे तो इलेक्ट्रिकल डाइपोल क्या था आपका? Q इंटू 2L इलेक्ट्रिकल डाइपोल था। अब जब आप जब आप Q यहां पर जैसे आपका चार्ज का वैल्यू बताता है, ठीक है, कि अगर यहाँ पे चार्ज रहेगा तो उसके चलते डाइपोल जो बनेगा वो बताता है। तो आपका सिमिलरली जब आप एक मैग्नेट लेते हो तो यहाँ पे इमेजिन कर लो कि यहाँ पे एक छोटा सा मैग्नेट रखा हुआ है। जैसे एक चार्ज आप इमेजिन करते थे कि दो पॉइंट चार्ज इमेजिन करते थे, एक पर चार्ज होता था प्लस Q, एक पर चार्ज होता था माइनस Q। वैसा ही कुछ सेटअप आप यहां पर इमेजिन कर लो कि दो मैग्नेट्स रखे हुए हैं, नॉर्थ पोल के पास है QM पोल स्ट्रेंथ का और साउथ पोल के पास है QM पोल स्ट्रेंथ का, और दोनों के बीच का गैप है आपका 2L। तो ये क्या बनाएगा? आपका मैग्नेटिक डाइपोल बनाएगा। अब इसका यूज क्या है? यूज ये है कि अगर मान लीजिए आपको पोल स्ट्रेंथ दिया हुआ हो, कहीं पर भी पोल स्ट्रेंथ आपको पता है और आपको r दूरी पर जाकर के मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे आप मैग्नेटिक फील्ड? KQM अपॉन R स्क्वायर। जब आपको चार्ज Q पता होता था और आपको r दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती थी, तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करते थे इलेक्ट्रिक फील्ड का? KQ अपॉन R स्क्वायर। तो अगर आपको पोल स्ट्रेंथ QM पता है और आपको r दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो आप मैग्नेटिक फील्ड का कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? K इक्वल टू B इक्वल टू KQM अपॉन R स्क्वायर, जहां K का वैल्यू होगा वो होगा आपका μ0 बाई 4 पाई। यहां पर K का वैल्यू क्या होता था? 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां पर K का वैल्यू होगा μ0 अपॉन 4 पाई। आया समझ? इस फिगर को ड्रॉ कर लीजिए, इस फॉर्मूला को लिख लीजिए। हाँ, ये भी होता है, μ0 का वैल्यू होता है आपका 4 पाई इंटू 10। ये तो आपको लिखवाए हुए हैं। नहीं, वो पूरा का μ0 अपॉन 4 पाई पूरा का कोई कांस्टेंट वैल्यू, इसको आप डिवाइड कर दो ना, 4 पाई अपॉन 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 डिवाइडेड बाई 4 पाई, क्या आएगा? आया समझ? बार मैग्नेट में नॉर्थ पोल का पोल स्ट्रेंथ और साउथ पोल का पोल स्ट्रेंथ को अगर आप दोनों के बीच के गैप को के साथ मल्टीप्लाई करेंगे QM इंटू 2L, तो आपको मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पता चल जाता है। अगला टॉपिक लिखिए, टॉर्क ऑन अ बार मैग्नेट प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। टॉर्क ऑन अ बार मैग्नेट प्लेस्ड in an external magnetic field। एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड सपोज कि आपका ऐसा कुछ है B। इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में इसका डायरेक्शन आपका भी दिया हुआ है कुछ इस तरह से। आपने इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में एक बार मैग्नेट को रख रखा है, जिसका एक पोल है आपका नॉर्थ पोल, दूसरा पोल है आपका साउथ पोल। इस बार मैग्नेट का कुल लंबाई है आपका 2L और पोल स्ट्रेंथ है आपका QM। तो आपको क्या होगा, बार मैग्नेट में इस पर कितना फोर्स लगेगा? फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा?
टॉर्क कितना लगेगा, वो सारी चीजें हम देखने जा रहे हैं। बट पहले आप ये बताइए कि ऐसा मिलता जुलता टॉपिक आप इलेक्ट्रोस्टैट्स में पढ़ चुके हैं कि नहीं पढ़ चुके हैं, जहां पर आप इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे थे और उस पर टॉर्क लगता था, वो टॉर्क की वैल्यू क्या थी? साइन थीटा था। अगर आप एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को जिसका डाइपोल मोमेंट P है एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखते थे तो उस पर जो टॉर्क लगता था उस टॉर्क की वैल्यू क्या थी? PE sin थीटा, P क्रॉस E। सिमिलरली यहां पर आपने क्या किया है, एक मैग्नेटिक डाइपोल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड B में रखा है और यहां पर उस पर कितना टॉर्क लगेगा वो हम लोग को देखना है। देखते, हाँ MB एकदम पकड़ लिया, यही है ही। मैग्नेटिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक डाइपोल जब आप फॉर्मूले देखेंगे, जब एक साथ लिखोगे तो आपको समझ में आएगा कि दोनों एक दूसरे से बिल्कुल सिमिलर है, मिलता जुलता है। बस जहां पर वहां P था यहां पर M कर देना है और वहां जहां पर E था यहां पर B कर देना है। आया समझ? कैसे होगा एक बार देख लेते हैं। अब देखो, पहले इलेक्ट्रोस्टैट्स में अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड E दिया हुआ होता था और आपका चार्ज Q पता होता था तो आप फोर्स निकाल लेते थे। फोर्स क्या होता था? F इक्वल टू Q इंटू E होता था। यहां पर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड B दिया हुआ है और पोल स्ट्रेंथ आपको QM पता है। आप मैग्नेटिक एक्सटर्नल जो इस पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगा FM वो आप निकाल लोगे। FM क्या आएगा? QM इंटू B होगा। तो इस नॉर्थ पोल पर जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा? FM इक्वल टू QM इंटू B। सिमिलरली साउथ पोल पर जो फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फोर्स वो कितना लगेगा? FM इक्वल टू QM इंटू B। अब आप देख रहे हो कि जो दो इस एंड पर भी QM इंटू B लग रहा है, इस एंड पर भी QM इंटू B लग रहा है, तो नेट फोर्स क्या है? नेट फोर्स जीरो है। बट क्या टॉर्क भी जीरो है क्या? टॉर्क तब जीरो होता जब दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट लग रहे होते, दोनों के बीच में कोई गैप नहीं होता, कोई डिस्टेंस नहीं होता। बट यहां पर क्या है, फोर्स तो दोनों बराबर है बट दोनों के बीच में गैप है, और जब भी फोर्स के बीच में गैप होता है, कोई डिस्टेंस होता है, तो क्या करता है, आपको टॉर्क लगाता है। समझ रहे हो? तो अगर हम ये डिस्टेंस पता कर ले कि इन दोनों पोल्स के बीच में कितना डिस्टेंस है, कितनी दूरी है, अगर हम ये डिस्टेंस पता कर ले और उस डिस्टेंस के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दो तो मेरे को टॉर्क मिल जाएगा। ये सारा चीज हमने इलेक्ट्रोस्टैट्स में किया हुआ है, तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समझ रहे हैं? अब ये डिस्टेंस कितना होगा, ये टोटल है आपका 12। सपोज दैट ये एंगल आपका है थीटा, तो ये क्या हो गया आपका 12 cos थीटा, और ये आपका हो गया 12 sin थीटा। दोनों फोर्स FM और FM के बीच का जो परपेंडिकुलर गैप है वो 12 sin थीटा है, तो आप FM को 12 sin थीटा के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे वो टॉर्क मिल जाएगा। तो टॉर्क को आप क्या लिखिएगा, टॉर्क टाउ बराबर FM इंटू 12 sin थीटा। तो टॉर्क टाउ बराबर QM इंटू B इंटू 12 sin थीटा। अब QM को 12 के साथ हम लिख रहे हैं, तो टॉर्क आपका हो गया QM इंटू 12 इंटू B sin थीटा। तो टॉर्क आ गया आपका मैग्नेटिक मोमेंट M इंटू B इंटू साइन थीटा, और इसी को वेक्टर फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो क्या हो गया आपका M क्रॉस B। आया समझ में? तो टॉर्क ऑन अ मैग्नेटिक डाइपोल या फिर टॉर्क ऑन अ बार मैग्नेट प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड B इज हाउ मच? ताउ इक्वल टू M क्रॉस B या फिर MB sin थीटा। सिमिलरली आपका बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैट्स का रेप्लिका है। इलेक्ट्रोस्टैट्स समझ गए थे तो इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वहां पर क्या था, टाउ बराबर P क्रॉस E, यहां पर P की जगह है आपका M और E की जगह है आपका B। आया समझ? लिख लीजिए इसको। अगला टॉपिक लिखिए, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ मैग्नेटिक डाइपोल प्लेस्ड इन अ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ a magnetic dipole placed in an external magnetic field। इस बार आपने क्या करा है, वही सेम चीज जो पिछली बार करा था। आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्या है, B। इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में आपने एक मैग्नेटिक डाइपोल को, एक बार मैग्नेट को आपने रख दिया है। अगर आप बार मैग्नेट को इसमें रखेंगे तो क्या होगा, अभी हमने देखा था इस पे टॉर्क लगेगा। टॉर्क लगेगा तो क्या होगा, ये घूमेगा। ठीक है, घूमेगा। मान लीजिए घूम करके इस पोजीशन से, वर्टिकल पोजीशन से कुछ
इस पोजीशन पर आ चुका है। ये आपका रहा नॉर्थ पोल, ये रहा आपका साउथ पोल। ये घूम करके वर्टिकल पोजीशन से थीटा एंगल पर घूम चुका है, थीटा डिग्री तक ये घूम चुका है। तो इस पर इस रोटेशन करने में इसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई, कैसे हम लोग निकालते इलेक्ट्रोस्टैट्स में? हम लोग निकालते थे इलेक्ट्रोस्टैट्स में कि यहां से यहां घूमने में इस पर कितना वर्क हुआ, और जितना वर्क हुआ वही वर्क इसमें पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता था। तो वर्क डन इन रोटेटिंग द बार मैग्नेट बाय एन एंगल थीटा गेट्स स्टोर्ड एज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस बार मैग्नेट। समझ में आया? तो वर्क डन आप क्या करेंगे? वर्क डन क्या होता है? W इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टाउ डी थीटा, टाउ डी थीटा। अब थीटा शुरू में कितना था? थीटा शुरुआत में मैग्नेटिक फील्ड आपका इस तरफ, डाइपोल मोमेंट m आपका इस तरफ, दोनों के बीच का एंगल शुरुआत में था 90 डिग्री। तो इंटीग्रेशन जो आप करेंगे 90 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री मतलब क्या? पाई2 से लेकर के एंगल थीटा तक। तो इंटीग्रेट कर दिए, टाउ का वैल्यू अभी आपने निकाला, टाउ का वैल्यू कितना आया था? टाउ इक्वल टू mb sin थीटा। तो यहां पर लिख दीजिए W इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ mb sin थीटा d थीटा पाई2 टू थीटा। अब आप mb को बाहर निकाल लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा d थीटा पाई2 टू थीटा। तो W क्या आ गया? mb माइनस कॉस थीटा लिमिट पाई2 टू थीटा। जब आप लिमिट को इसमें पुट करेंगे तो माइनस mb कॉस थीटा माइनस कॉस पाई2। कॉस पाई2 का वैल्यू क्या होता है? 0। तो यहां पर आपका जो वर्क डन हुआ इसको रोटेट करने में एंगल थीटा से, आ गया आपका माइनस mb कॉस थीटा। इसी W को आप लिख सकते हैं माइनस m डॉट b, और यही आपका पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में इसमें स्टोर हो जाता है। तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आई माइनस m डॉट b। आया समझ में? इलेक्ट्रोस्टैट्स में जब आप एक इलेक्ट्रिक डाइपोल P को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखते थे तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी क्या आता था? माइनस P डॉट E, PE कॉस माइनस PE कॉस थीटा। यहां पर जो आपने मैग्नेटिक डाइपोल को रखा तो पोटेंशियल एनर्जी कितना आया? माइनस m डॉट b। P की जगह आपका m, E की जगह आपका b। वहां जहां P था यहां वहां m है, वहां जहां E था यहां वहां b है। हाँ, लिख लीजिए इसको, यहां तक पहले लिखिए। फिर इसमें दो केसेस हैं, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी और मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, उसके बाद हम लोग वो देखेंगे। चलिए, जब आपने मैग्नेटिक डाइपोल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड B में रखा तो उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई वो कितनी हुई? P पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस mb कॉस थीटा। अब ये मैक्सिमम कब होगा और मिनिमम कब होगा, ये दो केसेस हम लोग देखते हैं। तो केस वन, अगर इफ थीटा का वैल्यू अगर आपका क्या हो जाए? 0 हो जाए, तो कॉस 0 क्या? 1। तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा आपका कितना? माइनस mb। ये क्या है? पोटेंशियल एनर्जी का मिनिमम वैल्यू है। और जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, फोर्स तो आपका पहले ही यहाँ पे क्या होता है? 0। तो पहले से इक्विलिब्रियम, फोर्स वाला इक्विलिब्रियम तो है। जब आपका पोटेंशियल एनर्जी आपका मिनिमम होगा तो ऐसे केस को आप क्या बोलेंगे? जब आपका थीटा 0 होगा, सोचो, जब आपका अगर आपका थीटा 0 है, मतलब क्या? आपने मैग्नेटिक डाइपोल को इस फील्ड में रखा है तो टॉर्क भी 0। उस केस में जब थीटा 0 होगा तो टॉर्क भी 0, और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो भी आपकी मिनिमम। तो कौन सा केस है आपका? ये स्टेबल इक्विलिब्रियम। और अगर आपका इफ केस टू इफ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, अगर थीटा 180 डिग्री है, मतलब आपने मैग्नेटिक डाइपोल को उल्टा रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में है तो आपने मैग्नेटिक डाइपोल को उल्टा रखा है, तो क्या होगा? टॉर्क वहां पे भी 0 होगा। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी माइनस mb इंटू -1, मतलब कि क्या? mb, मतलब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। ये कौन सा इक्विलिब्रियम केस होगा? ये होगा आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। आया समझ? लिख लीजिए। डाइपोल मोमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इलेक्ट्रोस्टैट से भी आता है, मैग्नेटिज्म से भी आता है। और सबसे अच्छी बात क्या है स्टूडेंट के लिए कि दोनों मिलता जुलता टॉपिक है, एकदम सेम टू सेम। अगर आप एक का फॉर्मूला भूल भी गए और मेथड डेरिवेशन का भूल भी गए और आपको दूसरे वाले का याद है तो आप दूसरे वाले का बना सकते हो, बहुत आसान है। अगला टॉपिक लिखिए, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सियल पॉइंट ऑफ अ मैग्नेटिक डाइपोल। इलेक्ट्रोस्टैट्स में हम लोग क्या किए थे? इलेक्ट्रिक डाइपोल का 2 पॉइंट लिए थे, एक एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट। सेम चीज यहां पर भी करेंगे, एक मैग्नेटिक डाइपोल लेंगे
उसके एक्सियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, फिर इक्वेटोरियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। टॉपिक लिखिए, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन a point, magnetic field intensity at a point, magnetic field intensity at a point on the axial line of a magnetic dipole। मतलब किसी एक्सियल लाइन पर कोई एक पॉइंट है और वहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड B की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे? सपोज कीजिए ये है आपका मैग्नेटिक डाइपोल, ये आपका नॉर्थ पोल, ये आपका साउथ पोल। जो मैग्नेटिक डाइपोल है इसका लेंथ है आपका 2L, हाफ लेंथ आपने यहां पर लिखा L, हाफ लेंथ आपने यहां पर लिखा L। ये पॉइंट है आपका कोई एक्सियल पॉइंट P, ठीक है, पॉइंट P आपके एक्सियल लाइन पे लाई कर रहा है, और इस पॉइंट P का जो दूरी है सेंटर ऑफ द डाइपोल से, ये कितना है आपका R। पोल स्ट्रेंथ आपको QM दिया हुआ है। अब आपको मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर निकालना है। इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या होता था, दो चार्जेस होते थे, यहां पर +Q, यहां पे -Q, मतलब एक इलेक्ट्रिक डाइपोल होता था, डिस्टेंस 2L होता था, और वहां पर किसी एक पॉइंट, एक्सियल पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे। कितनी वैल्यू आती थी? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल कितना आता था? कौन बताएगा? 2kp/r³, जहां k का वैल्यू क्या होता था? 1/4πε0। यहां पर क्या आएगा? 2km/r³, जहां पे k का वैल्यू क्या होगा? μ0/4π। कैसे आएगा देखते हैं। तो सबसे पहले यहां लिखते हैं मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू द नॉर्थ पोल। मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू नॉर्थ पोल कितना आएगा? KQM बाई टोटल दूरी R में से आपने L को हटा दिया, R माइनस L का होल स्क्वायर। अलोंग क्या? अलोंग आपका, अगर ये पॉइंट आपका A है, ये B है, तो अलोंग BP के डायरेक्शन में KQM बाई R माइनस L का होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू साउथ पोल, ये कितना आएगा आपका? KQM बाई R प्लस L का होल स्क्वायर अलोंग क्या? PA, मतलब इस डायरेक्शन में, इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। दोनों को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना आया? टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट P कितना हो जाएगा? KQM बाई R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस KQM बाई R प्लस L का होल स्क्वायर। KQM को हम क्या करते हैं? कॉमन ले लेते हैं। KQM 1 बाई R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1 बाई R प्लस L का होल स्क्वायर। ये सारा चीज आप इलेक्ट्रोस्टैट्स में कर चुके हैं, आपको याद भी आ रहा होगा। इसको और सॉल्व करते हैं। KQM आपने क्या किया? दोनों को मल्टीप्लाई किया, R माइनस L का होल स्क्वायर, R प्लस L का होल स्क्वायर। क्या आ गया यहाँ पे? R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करो और KQM R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL माइनस R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर प्लस 2RL अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल, L स्क्वायर से L स्क्वायर कैंसिल। क्या आ गया आपका मैग्नेटिक फील्ड भी? KQM 4RL अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब अगर आप क्या करना है, यहां से 2L निकाल के QM के साथ लिख दो। क्या हो गया? KQM इंटू 2L, इधर क्या बच गया? 2R डिवाइडेड बाई R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। QM इंटू 2L को हम क्या लिख सकते हैं? मैग्नेटिक डाइपोल में M लिख सकते हैं क्या? तो ये हो गया आपका KM 2R अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर हुआ। इसको और अच्छे से लिखो तो क्या आएगा? 2KMR अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर आपका डाइपोल छोटा है, अगर आपका मैग्नेटिक डाइपोल छोटा है, तो L को हम L स्क्वायर को यहाँ पे क्या कर सकते हैं? इग्नोर कर सकते हैं। तो अगर आप L स्क्वायर को इग्नोर करिएगा तो क्या बन जाएगा? 2K
एम आर अपॉन आर टू द पावर 4, आर स्क्वायर का होल स्क्वायर आर टू द पावर 4। अब एक आर यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा तो क्या बन गया 2km अपॉन आर क्यूब। यही वहां पे आता था 2kb अपॉन आर क्यूब, यहाँ पे क्या है 2km अपॉन आर क्यूब। डायरेक्शन क्या है अलोंग बीपी, समझ रहे हो? तो लिख लो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m आया आपका 2km अपॉन आर क्यूब। ध्यान देने वाली बात क्या है, हम के यहां भी बोल रहे हैं कि वहां भी बोल रहे थे, वहां पे के का वैल्यू क्या था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पे के का वैल्यू क्या है म्यू नॉट बाई 4 पाई। लिख लीजिए। अब समझिए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के, मैग्नेटिक डाइपोल के एक्सियल पॉइंट पर हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया है। इसके बाद हम लोग कल क्या करेंगे, कल कहां से स्टार्ट करेंगे, इसके इक्वेटोरियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट पे निकाला था, वहां पे कितना फॉर्मूला आया था इक्वेटोरियल पॉइंट पे kp अपॉन आर क्यूब। तो यहाँ पर क्या फॉर्मूला आएगा k अपॉन आर क्यूब, यहाँ पे k का वैल्यू होगा म्यू नॉट बाई 4 पाई। तो कल हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे, इस वाले यूनिट को खत्म करेंगे और मैग्नेटिक मटेरियल्स को शुरू करेंगे। ठीक है, कहीं समझने में दिक्कत हो तो पूछ लिया कीजिए। अगर जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए कि जैसे चैप्टर कंप्लीट होगा आपका टेस्ट होगा। एनसीईआरटी के हिसाब से हम लोग के 4 चैप्टर खत्म। ठीक है ना, तो अभी चलेगा, हम लोग का स्पीड अच्छा चल रहा है। ठीक है ना, छठ से पहले ही हमारा मैग्नेटिज्म यूनिट कंप्लीट हो जाएगा और एनी हाउ 15 नवंबर तक मेरे को उम्मीद है कि आपका हाफ ऑफ द फिजिक्स जो है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो रन रेट हम लोग का बहुत अच्छा चल रहा है, बस आप लोग पढ़ते चलिए। अगर पढ़ के नहीं आएंगे तो स्पीड अच्छा होने का फिर कोई फायदा नहीं है। ठीक है, चलिए आज का क्लास समाप्त, कल मिलते हैं हम लोग।